और वीडियो क्लियर है? बताइए मुझे चैट बॉक्स में लिख के कि वॉइस क्लियर है। यस, ओके। लास्ट क्लास में हमने आपको ध्यान हो तो प्रोपोर्शनल वगैरह वो सारी चीज़ें करी थी और आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, वो आपने किया भी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ कंटीन्यूअस सम एंड प्रोडक्ट। Concept of sum and product. Concept of continuous sum and product. इसका क्या मतलब आपको कंटिन्यूस सम करते जाए, ठीक है, या फिर कंटिन्यूस आपको प्रोडक्ट करते जाए। जैसे मैं कंटिन्यूस सम की बात करूँ, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सिग्मा से। सिग्मा, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा अब इसका मीनिंग क्या होता है उसको समझिए। जैसे मैंने बोला कि a of r सिग्मा a of r where r equal to 1 to n, इसका मतलब यह है कि आपको इसका सम करना है r की वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है। अब आप r की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करो, फिर प्लस करो, फिर 1 पुट करो, फिर प्लस करो, फिर 2 पुट करो, फिर प्लस करो, ये इसका मीनिंग। जैसे मैं बात करूं a of r, तो ये कितना हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू a of n, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। ये कंटिन्यूस सम है, मतलब आप r की वैल्यू पुट करो, फिर सम करो, फिर पुट करो, फिर सम करो, फिर नेक्स्ट पुट करते जाओ तो जहां तक आपको बोला है। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला सिग्मा r इक्वल टू 1 to 7 a of r, तो आप क्या करोगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 प्लस a of 7, ये इसका मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बोल दिया कि सिग्मा ऑफ टू दी पावर r इक्वल टू 1 to 4, तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 की पावर 1 करके फिर प्लस करना है, 2 की पावर 2 करके फिर प्लस करना है, 2 की पावर 3 करके प्लस करना है, 2 की पावर 4 करके, इन सबको प्लस करते जाना, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे आपको ये बोला कि सिग्मा ऑफ r माइनस 1 होल स्क्वायर r इक्वल टू 1 to 5, इसका मतलब क्या, पहले r की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, फिर प्लस करो, फिर r की वैल्यू 2 पुट करो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 3 पुट करो 2 स्क्वायर, 4 पुट करो 3 स्क्वायर, 5 पुट करो 4 स्क्वायर, ये आ गया, ये इसका मीनिंग, ये आपका सिग्मा। क्लियर? वैसे अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट को, कंटीन्यूअस प्रोडक्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर पहले सम की बात कर लेते हैं सर। ये कंटीन्यूअस सम है, अब इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर कंटीन्यूअस जो सिग्मा होता है कंटीन्यूअस, वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा एडिशन और डिफरेंस के अंदर, ठीक है। अब मुझे एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप में से किसी से, अगर मान लो आप में से कोई बता पाए तो सिग्मा ऑफ a r इक्वल टू 1 to n, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप में से कोई दिमाग लगाता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बता पाएगा?
अच्छा, कोई वेटिंग में है? नहीं है बेटा वेटिंग। ये आंसर शुक्ला हेतवी, वेरी गुड। हाँ, देखिए फिर से समझ। कंटिन्यूस सम का मतलब होता है कि आपको कंटिन्यूस सम करते जाना है, एडिशन करते जाना है, ठीक है। जैसे देखो, इसको हम सिग्मा से लिखते हैं। जैसे ये लिखा सिग्मा ऑफ ए आर, वेयर आर इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब है आर की वैल्यू 1 से n तक पुट करते जाना है, 1 2 3 4, और उनको फिर प्लस करते जाना साथ का साथ। जैसे आर की वैल्यू आपने 1 लिखी तो a ऑफ 1 हुआ, फिर प्लस, फिर आर की वैल्यू 2, फिर प्लस, फिर आर की वैल्यू 3, फिर प्लस, फिर आर की वैल्यू 4, फिर प्लस प्लस आर की वैल्यू n, a ऑफ n। ये इसका मीनिंग। फिर इसका एग्जांपल देखो, r सिग्मा ऑफ ए आर वेयर r इक्वल टू 1 to 7। तो r की वैल्यू 1 से 7 तक पुट करते जाओ 1 by 1, और उनका सम करते जाओ, एडिशन करते जाओ, प्लस करते जाओ। r की वैल्यू 1 पुट की, a ऑफ 1, r की वैल्यू 2 पुट की, a ऑफ 2, बीच में प्लस, r की वैल्यू 3 पुट की, a ऑफ 3, फिर प्लस a ऑफ 4, प्लस a ऑफ 5, प्लस a ऑफ 6, प्लस a ऑफ 7। ठीक है। अब इसके लिए देखिए, सिग्मा ऑफ 2 raised to r, r इक्वल टू 1 to 4। जहां पे भी ये r है वहां पे आपको इसकी वैल्यू पुट करते जाना है, और उसके अंदर नेक्स्ट टर्म को प्लस करते जाना है। r की वैल्यू 1 पुट की तो 2 की पावर 1, प्लस r की वैल्यू 2 पुट की 2 की पावर 2, प्लस r की वैल्यू 3 पुट की 2 की पावर 3, प्लस r की वैल्यू 4 पुट की 2 की पावर 4। ये सब होता गया। फॉर एग्जांपल एक और, सिग्मा ऑफ r माइनस 1 होल स्क्वायर वेयर r इक्वल टू 1 to 5। तो r की वैल्यू 1 2 3 अप टू 5 तक पुट करते जाओ और टर्म्स को ऐड करते जाओ। जैसे 1 पुट किया तो 1 minus 1 0, 2 पुट किया तो 2 minus 1 1, 3 पुट किया तो 3 minus 1 2, 4 पुट किया तो 4 minus 1 3, 5 पुट किया तो 5 minus 1 4, और ये स्क्वायर सब जगह स्क्वायर लगता रहेगा। क्या ये बात समझ में आई अब आप लोगों को? कंटिन्यूड सम एंड प्रोडक्ट। ये सबको समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो। अब सिग्मा के अंदर जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन है, वो जहां पे भी मिले, जैसे मान लो ये r की जगह t आ गया, t इक्वल टू 1 to 7 या 1 to 9, t इक्वल टू 1 to 9, वेयर ये लिखा हुआ है 3t plus 1। अब इसको करते जाओ, ठीक है। तो जरूरी है r ही हो, मतलब जिसकी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू आपको दे रखी है। इसका मतलब क्या है, इसमें t की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाना है, और जो भी टर्म आएगी उनको प्लस 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 करते जाना है। जैसे t की वैल्यू आपने 1 लिखी तो 3 plus 1 4 हुआ, प्लस t की वैल्यू 2 लिखी तो 3 into 2 6 plus 1 7 लिखा। फिर t की वैल्यू 3 पुट की तो 3 into 3 9 plus 1 10 लिखा, प्लस t की वैल्यू 4 पुट की 3 into 4 12 plus 1 13 लिखा, प्लस t की वैल्यू 5 पुट करी 5 3 जा 15 plus 1 16 लिखा, प्लस 19 लिखा, प्लस ऐसे लिखते जाओ, 9 टर्म आएगी टोटल। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? है ना, समझ गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपसे पूछा है कि सिग्मा ऑफ a वेयर r इक्वल टू 1 to n कितना होगा। तो आपने ध्यान से देखा कि इसमें r तो है ही नहीं, तो मैं पुट का करूं। जब r नहीं है इसका मतलब आपको इसी टर्म को n टाइम्स तक ऐड करते जाना है। a, फिर दूसरे में यही आएगा a, फिर तीसरे में यही आएगा, फिर a आएगा, फिर a आएगा, अप टू n टाइम्स। तो a को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? n ऑफ a। क्या ये बात अब समझ में आई? अब समझ आई आपको सिग्मा का मतलब? चलो तो ये मुझे बता दो कि अगर मैंने आपसे पूछा कि सिग्मा ऑफ p इक्वल टू 1 to 10
और ये 1 ओनली, इसकी क्या वैल्यू होगी, कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। धैर्य नहीं, चलो बाकी सब ने आंसर करेक्ट दिया है, वेरी गुड। ये कौन है? मेहता तान्या, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। दोषी अक्षित, वेरी गुड। नहीं धैर्य ऐसा नहीं है। साशिकर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ ये इसका सही आंसर है। दवे सभी रावल सबका, जिसका भी आंसर 10 है वो करेक्ट है, जिसने भी आंसर 10 दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब कैसे होगा उसको समझो। मुझे p की वैल्यू 1 से 10 तक पुट करनी है, लेकिन p तो इधर है ही नहीं। जब कोई टर्म उधर है ही नहीं पुट करने वाली, इसका मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको उतने टाइम ऐड कर दो। तो ये मैं लिखूंगा 1 + 1 + 1 + 1 अप टू 10 टाइम्स तक। तो 1 को 10 टाइम तक ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 10 मिलेगा। समझ गए? अब एक और एग्जांपल। अब जैसे मैं आपको पूछ रहा हूं सिग्मा ऑफ s = 0 to n और ये है x * s, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? अब कौन बताएगा? देखो चलो मंत्र बोल रहा है, ये होगी वेरी गुड परमा, ए का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। परमाधिता सिंह, ऐसा नहीं होगा। मेहता कन्या, ये बिल्कुल करेक्ट है। पेजिया क्रिश, नहीं ऐसा नहीं है। जबिया माधव, आपका भी आंसर करेक्ट है। हाँ वेरी गुड। चौहान मंथन, अब आपका आंसर करेक्ट है। चलो देखते हैं इसका। देखो x है, उस x को तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, x तो x ही रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे a को चेंज नहीं कर पाए, हमने वैल्यू इसकी पुट करनी है s की, कहाँ से? 0 से n तक। तो पहले s की वैल्यू 0 पुट करो, फिर प्लस करो, फिर s की वैल्यू 1, फिर प्लस करो, फिर s की वैल्यू 1, फिर प्लस करो। तो s की वैल्यू 0 पुट करें तो x * 0 प्लस x * 1 प्लस x * 2 प्लस x * n। अब इन सब में से x कॉमन निकालूंगा, तो जिन्होंने ये आंसर लिखा है 1 + 2 + 3 + अप टू n, वो भी करेक्ट है। जिन्होंने ऐसा लिखा है वो भी करेक्ट है। क्या ये बात अब समझ में आई? अब समझ गए आप लोग? अच्छा, अगर आप अब समझ गए हो तो एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। सिग्मा ऑफ yp, ठीक है, वेयर p = 1 to n, और यहां से p हटा देता हूं। सिग्मा ऑफ y वेयर p = 1 to n, इसकी क्या वैल्यू होगी, कौन बताए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका करेक्ट है, बहुत बढ़िया, शाबाश। धैर्य, आप करेक्ट है। ये इसका करेक्ट नहीं है, क्या नाम है ये? रावल ही,
इसका करेक्ट नहीं है, और वैष्णवी ये क्या नाम है, इसका करेक्ट नहीं है, बाकी सबका करेक्ट है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ क्या होगा इसका आंसर। देखो आपको क्या बोला है, p की वैल्यू 1 से n पुट करनी है, p की, और p तो इधर है ही नहीं, जब है नहीं तो पुट कहाँ करोगे। इसका मतलब ये जो टर्म है इसी को आपको ऐड करते जाना है, कितने टाइम्स, जितनी वैल्यू है, 1 पे भी यही आएगा, 2 पे भी यही आएगा, 3 पे भी यही आएगा, अप टू n टाइम्स तक यही आता जाएगा, क्योंकि p तो है ही नहीं, पुट किसको करेंगे, इसी को ऐड करते जाओ, और ये हो जाएगा कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो n इंटू वाई। क्या ये सिग्मा आपको समझ में आया अभी। ये क्या लिखा तुमने, हाँ चलिए, अगर आप सबको ये समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट सिग्मा के बारे में बताता हूँ आपको। और लिख सकते हो पृथ्वीराज सिंह, आप लिख सकते हो y की जगह n y, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बता देना आप सब लोग। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। देखिए सिग्मा है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट होता है इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये क्या चीज है उसको समझो, ध्यान से समझना, फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप लोग फटाफट मुझे आंसर देते जाना। मैंने बोला कि सिग्मा ऑफ ए के प्लस बी के और वेयर के इक्वल टू 1 to n, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, a1 प्लस b1 प्लस a2 प्लस b2 प्लस a3 प्लस b3 प्लस a4 प्लस b4 अप टू कहां तक, a ऑफ n प्लस b ऑफ n, ऐसा लिख सकता हूं। अब ध्यान से सुनना, अब मैं क्या करता हूं, ये सारे a वाले उनको सब एक साथ लिखता हूं, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू a ऑफ n, और जो b वाले उनको एक साथ लिखता हूं, वो क्या आएंगे, प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3 अप टू b ऑफ n। अब इसको मैं क्या लिखता हूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा ऑफ a ऑफ k वेयर k इक्वल टू 1 to n प्लस सिग्मा ऑफ a ऑफ k b ऑफ k वेयर k इक्वल टू 1 to n। ये है आपका सिग्मा a k प्लस b k वेयर k इक्वल टू 1 to n। ये होता है सिग्मा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को?
समझ गए? जो साइन आपको गिवन है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस लिखोगे। फॉर एग्जांपल देखो, एक और मैंने लिखा सिग्मा ऑफ ए ऑफ के माइनस 2 टाइम्स बी ऑफ के वेयर के इक्वल टू 1 to n। तो आप क्या लिखोगे? सिग्मा ऑफ ए ऑफ के माइनस 2 फिर सिग्मा ऑफ बी ऑफ के, ऐसे आएगा। समझ गए? ये होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब सुनो, अगर मैं आपसे ऐसा पूछता हूं कि सिग्मा ऑफ 3n minus 2 where n equal to 1 to 10, अब आप फाइंड करो। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन? एक तो क्या करोगे आप, n की वैल्यू 1 पुट करोगे, फिर प्लस करके n की वैल्यू 2 पुट करोगे, फिर प्लस करके n की वैल्यू 3 पुट करोगे, ऐसे फाइंड करोगे। एक तरीका तो। दूसरा, अभी हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है, अब हम इसको ऐसा लिखेंगे 3 टाइम्स सिग्मा ऑफ n where n equal to 1 to 10 minus 2 टाइम्स सिग्मा ऑफ 1, जब कुछ नहीं हो तो 1 लिखते हैं, where n equal to 1 to 10। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये बात समझ में आई? जो स्केलर क्वांटिटी है उसको हम मल्टीप्लाई में बाहर लिख लेते हैं। सिग्मा के अंदर स्केलर क्वांटिटी का कोई रोल नहीं होता। चलिए एक बार फिर समझते हैं, इसको समझते हैं। a ऑफ के, ये सिग्मा a ऑफ के आया, माइनस इंटू 2, तो ये माइनस इधर और 2 भी इधर लिखा, फिर सिग्मा ऑफ b ऑफ के। अब आप बोलोगे सर ये 2 है, वो आपने सिग्मा के बाहर क्यों लिखा? बाहर इसलिए लिखा कि जैसे आप ऐसा करते हो सिग्मा ऑफ 2n where n equal to 1 to 5, तो आप क्या करोगे बताएं? 2 into 1 लिखोगे, प्लस 2 into 2 लिखोगे, प्लस 2 into 3 लिखोगे, प्लस 2 into 4 लिखोगे एंड प्लस 2 into 5 लिखोगे। फिर आप इन सभी में से 2 कॉमन निकालोगे, फिर आप 1 2 3 4 एंड 5 लिखोगे। तो मैं क्या बोलता हूँ कि पहले से आप 2 को बाहर लिख लो, पहले से 2 को बाहर लिख लो, फिर n इक्वल टू 1 to 5 और n करो। अब आप देखो पहले से जो 2 बाहर है आपने बाहर रखा, फिर इसमें n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते गए तो आपको वही चीज मिली, है ना? इसलिए हम क्या करेंगे, जो स्केलर क्वांटिटी आएगी कांस्टेंट, उसको पहले बार रख देंगे। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? -2, तो ये -2 को पहले बार रखा, फिर उसका सिग्मा किया। इसके अंदर स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? 3 को पहले बार लिख लिया, फिर -2 into 1, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। तो -2 into 1, तो -2 इधर रहा और सिग्मा ऑफ 1 हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसकी वैल्यू आएगी, 3 तो बाहर है, n की वैल्यू पुट करते जाओ, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू +10, -2 इधर लिखा हुआ है, ये 1 को हमें 10 टाइम्स तक ऐड करते जाना है, तो होगा 1 + 1 + 1 + 1 अप टू कहां तक? 10 टाइम्स तक। अब बोलो क्या ये बात समझ में आई? अब समझ गए? वेरी गुड। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फिर से इसको। हाँ, एक और एग्जांपल, धैर्य। चल धैर्य, तू मुझे करके बताना कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सिग्मा ऑफ 2t² + 3t - 5 where t equal to 1 to 3। बताओ धैर्य, इसकी क्या वैल्यू आएगी? पूरी वैल्यू बताना फाइंड करके। हाँ स्पीड, ऐसा ही तो करते हैं हम लोग। जहां मतलब ये तो क्या लिख रहा है? डेट ऑफ बर्थ बता रहा है क्या? ऐसा क्या लिखा तुमने?
हाँ धैर्य बता बेटा, क्या होगा इसकी वैल्यू? धैर्य आंसर बताओ। माधव ने कुछ आंसर दिया है, और कौन आंसर बताएगा जल्दी से? टोटल आंसर बता दो, पूरा आंसर क्या आएगा? ये कॉमा क्यों लगाया बेटा? चौहान मंथन, कॉमा बीच में कहां से आया? प्लस लिखा हुआ है इन तीनों के बीच, एक पे प्लस लिखा हुआ है, इनको माइनस लिखा हुआ, कॉमा कहां से आया? वेरी गुड, ये साहस लेना, वेरी गुड, इसका आंसर क्या है? चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से ट्राई किया। चलो देखो क्या करेंगे, पहले हम ऐसा लिखेंगे जैसा धैर्य ने बताया। धैर्य ये बोल दिया कि आप सर ऐसा लिखो, सिग्मा टी स्क्वायर या टी इक्वल टू 1 to 3 प्लस 3 टाइम्स सिग्मा ऑफ टी या टी इक्वल टू 1 to 3 माइनस 5 सिग्मा ऑफ 1 या टी इक्वल टू 1 to 3। अब ये क्या हो जाएगा धैर्य? 2 तो बाहर है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा, प्लस 3 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 होगा, माइनस 5 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा। अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे सर ये 1 प्लस 2 प्लस 3 होगा, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे t नहीं है। अब ये कितना हुआ देखो, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 14 इंटू 2 28 प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 6 3 जा 18, 18 माइनस 5 2 3 15, तो कितना हुआ ये? 18 माइनस 15 3 और 28 31। अब बताओ आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया? डिफरेंशिएशन कहां से आया है अभी? उसमें तो अभी बहुत टाइम है। डिफरेंशिएशन जैसा कैसे हुआ है? डिफरेंशिएशन जैसा नहीं है। हाँ वही परमार्थ है, वही हुआ है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस वही हुआ है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, सिग्मा यूज क्यों करते हैं? अभी मैंने बोला कि हम लोग फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं कि ये चीजें होती क्या है। अब इसका यूज कहाँ करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको अपना 8 चैप्टर और 9 चैप्टर के अंदर, बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। वो पढ़ने के बाद आप मुझसे नहीं पूछोगे कि सर ये क्या है और क्यों यूज करते हैं। जब बहुत सारी टर्म का हमें सम करना होता है तो इतनी सारी टर्म एक साथ नहीं लिख सकते, उसकी बजाय हम लोग ये सिर्फ नोटेशन लिख देते हैं। मान लो आपको 500 सम लिखने हैं, 500 टर्म्स लिखने हैं, तो आप पूरे पेज में 500 टर्म लिखोगे या फिर सीधा सिग्मा ए ऑफ आर में r इक्वल टू 1 to 500 ऐसा लिख के छोड़ दोगे? समझ में आया? वहां पे यूज करते हैं। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। स्क्रीनशॉट डन। ओके ये तो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में, पूरा बातें दिमाग में ये भी आइडिया आ रहा होगा इस क्या सर प्रोडक्ट हो तो भी हम ऐसा कर सकते हैं, और उनको भी कुछ ना कुछ तो आंसर देना होगा।
कुछ ना कुछ क्या राइट आंसर देना होगा। सुनो, जैसे अगर ऐसा बोला जाए कि सर सिग्मा ऑफ ए ऑफ के इंटू बी ऑफ के, क्या वो भी सिग्मा ऑफ ए ऑफ के इंटू सिग्मा ऑफ बी ऑफ के होता है? तो इसका आंसर है नहीं, ये नहीं होता। वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही होता है। अब ये क्यों नहीं होता इसको समझते हैं। मान लो मैंने बोला कि सिग्मा ऑफ ए ऑफ के इंटू बी ऑफ के, वेयर के इक्वल टू 1 to n है, तो इसकी वैल्यू होगी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 और अप टू a ऑफ n b ऑफ n, ये वैल्यू आएगी। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ सिग्मा ऑफ a ऑफ k इंटू सिग्मा ऑफ b ऑफ k, वेयर k इक्वल टू 1 to n एंड k इक्वल टू 1 to n, तो इसकी वैल्यू ऐसी होगी, देखो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a ऑफ n, फिर प्रोडक्ट होगा b1 प्लस b2 प्लस b3 अप टू b ऑफ n, ऐसा आएगा। अब जैसे ही मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करने जाऊंगा, जैसे ही हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कौन सी टर्म मिलेगी? जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे तो a1 b1 तो मिलेगी, लेकिन साथ में a1 b2 भी मिलेगी प्लस a1 b3 भी मिलेगी, और वो टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। यहाँ पे कितनी सारी टर्म मिलेगी, देखो n इंटू n, बहुत सारे टर्म मिलेंगे, ठीक है। a1 b3 मिलेगी, a3 b1 मिलेगी, a3 b2 मिलेगी, और वो टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सिग्मा ऑफ ए के इंटू बी के इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए के और सिग्मा ऑफ बी के वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक वैसे ही इनका डिवीजन जो होता है वो भी इक्वल नहीं होगा। सिग्मा ऑफ ए के बाय बी के इज नॉट इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए के अपॉन सिग्मा ऑफ बी के। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ गए हम लोग? ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये तो था सिग्मा सम करने के लिए। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट क्या चीज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट को, उसको सिग्मा से करते हैं, इसको करते हैं पाई जैसा कुछ दिखता है, ऐसा एग्जैक्ट पाई नहीं है लेकिन पाई जैसा होता है। जैसे आप पाई लिखते हो ना, ऐसा ये पाई है, इसमें ऐसा होता है, ठीक है। ये पाई जैसा इसका होता है, ये होता है प्रोडक्ट। ये बताता है कि आपको प्रोडक्ट करना है r इक्वल टू 1 से लेके n तक a ऑफ n, ठीक है, ये फर्स्ट। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो, इसका मीनिंग होता है आप n की जगह सॉरी r है a ऑफ r की जगह 1 पुट करो a ऑफ 1, फिर प्रोडक्ट करो, फिर r की जगह 2 पुट करो a ऑफ 2, फिर प्रोडक्ट करो, फिर r की जगह 3 पुट करो, फिर प्रोडक्ट करो, r की जगह 4 पुट करो, ऐसे प्रोडक्ट करते जाओ a ऑफ n तक। क्या ये बात समझ में आई? प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, अति सुंदर। ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर इसके थोड़े से एग्जांपल आपको दूं, तो जैसे मान लो मैंने बोला कि पाई तो नहीं है, ये प्रोडक्ट है, p इक्वल टू 1 to 4 2 की पावर p, ये कितना होगा? तो आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, फिर ये बन जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 की पावर, ये कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, 2 की पावर 10 हो जाएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल इसका, प्रोडक्ट ऑफ s इक्वल टू 0 to 7 3s या 3s या 3, चलो एक जैसा हो जाएगा, तो 4s, ये कितना होगा? ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसमें क्या होगा?
4 इंटू एस है। अब ये 4 हर बार उसमें तो क्या होगा, कॉमन आ रहा था, लेकिन इसमें कॉमन नहीं आएगा, हर बार मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 0 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7 अप टू 7 तक। तो इसमें आप लोग क्या करते हो, जैसे उसमें 4 कॉमन निकालते हो बाहर, वैसे इसमें इसकी पावर के साथ बाहर निकालो। 4 की पावर कितनी कितनी आएगी, 4 की पावर 7। लेकिन एक चीज आपने नोट की, ये 0 इसको क्या बना देगा, सबको 0। तो मैं s की वैल्यू 0 नहीं लेके 1 से स्टार्ट करता हूं। तो ये आ गया 1 2 3 अप टू 7। अब देखो, अब 4 की पावर कितना 7, और फिर आपको s का प्रोडक्ट करना है। उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, कॉमन निकालते थे। इसमें कॉमन नहीं निकालना है, इसमें यहाँ पे जो भी स्केलर क्वांटिटी है उसकी पावर लगानी है। देखना कितनी है यहाँ पे टर्म 1 से 7, तो 7 पावर लगा दो। उसके बाद इन सब का प्रोडक्ट कर दो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, ऐसा कर दो। ये होता है प्रोडक्ट। क्या आप समझ में आया प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट समझ में आया क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आपको प्रोडक्ट समझ में आया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं प्रोडक्ट ऐसा लिखता हूं, प्रोडक्ट ऑफ a इक्वल टू 1 टू n a ऑफ k प्लस b ऑफ k, ठीक है? तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको ऐसा लिखोगे, a ऑफ 1 प्लस b ऑफ 1 इंटू a ऑफ 2 प्लस b ऑफ 2 इंटू a ऑफ 3 प्लस b ऑफ 3 इंटू अप टू कहाँ तक, a ऑफ n प्लस b ऑफ n। तब तक आप इसको प्रोडक्ट करते जाओगे। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर हुई? ओके, अच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा क्या नाम, धैर्य, धैर्य, ओके ठीक है, ठीक है धैर्य। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट। वन मोर एग्जांपल, हाँ बताता हूँ। चलो आप स्क्रीनशॉट डन। ये मुझे आप में से कोई बताएगा, मैं आपको प्रोडक्ट का पूछ रहा हूँ, आप लोगों में से बताओ मुझे कि इसकी क्या वैल्यू हो। प्रोडक्ट ऑफ a where r इक्वल टू 1 to n, इसकी क्या वैल्यू होगी? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, a टू दी पावर n। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। एक ही ये वैष्णवी तूने क्या बताया, a1 into ये कहाँ से आएगा, ऐसा नहीं आएगा, a टू दी पावर n आएगा। a को मल्टीप्लाई करते जाओ, कितने टाइम्स तक, n टाइम्स तक।
ठीक है, n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करो। चलो अब अक्सर ये बता प्रोडक्ट ऑफ s इक्वल टू 1 to 10 और ये 1 है ओनली, क्या वैल्यू मिलेगी? स्मिथ तू बता, ईरानी स्मिथ। चलो मेगा ने कोई आंसर दिया है, आरव ने दिया है, पृथ्वी ने दिया है। हाँ, जिन्होंने भी आंसर 1 दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, जिन्होंने भी आंसर 10 दिया है वो करेक्ट नहीं है। 1 की पावर 10 करेक्ट है, 1 to the power 10 है वो करेक्ट है, समझ गए? चलो नेक्स्ट है होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती है। देखो नेक्स्ट आपका होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। होमोजेनियस इक्वेशन और एक होता है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। आप लोगों ने ये सब पहले पढ़ चुके हो 10th क्लास में, मैं रिवीजन करवा देता हूँ। होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन है तो उसके अंदर हर टर्म में वेरिएबल की पावर है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, वेरिएबल की पावर है वो हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 2x + 3y = 0, ये होमोजेनियस इक्वेशन है क्योंकि इस टर्म के अंदर x की पावर 1 है, इधर y की पावर 1 है। जैसे x - y = 0, ये होमोजेनियस इक्वेशन है। जैसे 3x + 2y + z = 0, ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है क्योंकि हर टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर है वो कांस्टेंट है 1 1 1। जैसे ये आ गया x² + 2xy + y² = 0, ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर x की पावर 2, यहाँ वेरिएबल की पावर x और y दोनों की पावर 1 1, तो 2 पावर होगी, यहाँ की y की पावर 2। तो हर टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है? सेम आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। अब इसके अंदर कांस्टेंट कोई टर्म होती नहीं है, ध्यान दें, होमोजेनियस के अंदर कभी भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। अगर ऐसा लिखा हुआ है x³ + x²y + y²x = 0, तो ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस का मतलब हर टर्म के अंदर जितनी भी टर्म है उस इक्वेशन हर टर्म में वेरिएबल की पावर है वो कांस्टेंट रहती है। नॉन होमोजेनियस मतलब जैसे 2x + 3y - 5 = 0, ये नॉन होमोजेनियस है। क्यों? इसके अंदर वेरिएबल की पावर 1, इधर 1 और इधर वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल की पावर 0, तो ये नॉन होमोजेनियस होगा। जैसे x - y = 3, ये भी नॉन होमोजेनियस है। जैसे x² + 2xy + y = 0, ये भी नॉन होमोजेनियस है। जैसे x³ + 3x²y + xy + 5 = 0, ये भी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। समझ गए? तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया। अब आप लोगों ने 10th क्लास में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था, जिसके अंदर आप लोगों ने ये देखा कि 2 लाइन होती है, 2 वेरिएबल जो इक्वेशन होती है वो 2 लाइन होती है, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको। सबसे पहले तो ये क्या है, ax + by + c = 0, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसा क्यों बोलते हैं वो सुनो। लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें x और y की पावर 1 1 है, दोनों की पावर 1 1 है, तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो एक लाइन आएगी, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आया, जहां पे भी इक्वल टू का साइन आएगा, जहां पे भी इक्वल टू का साइन आएगा उसको इक्वेशन बोलेंगे। इन 2 वेरिएबल क्यों बोलते हैं? इसके बाद 2 वेरिएबल है x और y, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है,
ये आप लोगों ने पढ़ा। अब आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फिर आप लोगों ने कुछ अलग अलग कंडीशन बनाई थी। फर्स्ट कंडीशन, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2 then यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा मतलब ये दो लाइन है वो कैसी होगी, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा आपने पढ़ा था कि अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो ये लाइंस है वो पैरेलल, और इस केस में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है, नो सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये आपने पढ़ा था, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर थर्ड केस और पढ़ा था। थर्ड केस में यहां लिखता हूं, देखो वो क्या था कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, और आपने बोला था कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि एक लाइन है वो पूरी की पूरी दूसरी लाइन को कवर कर रही है, मतलब कोइंसिडेंस लाइन मिलेगी आपको, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो ये केस होता है जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो दो लाइन कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, उनका स्लोप अलग अलग होता है, तो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ नॉन होमोजीनियस की, क्योंकि आपने नॉन होमोजीनियस ही पढ़ा है। ये दो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, तो इनके कांस्टेंट है वो अलग अलग होंगे, बाकी कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, कांस्टेंट अलग अलग होंगे। वो होती है पैरेलल लाइन, कोई एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसमें इसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे एक साथ। अब दूसरी लाइन होती है कोइंसिडेंस लाइन, एक लाइन के ऊपर पूरी की पूरी दूसरी लाइन आ जाए ऐसे, एक लाइन के ऊपर, तो वो हर पॉइंट कॉमन होगा, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लाइन है x प्लस y इक्वल टू 3, दूसरी लाइन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब ये दोनों लाइन क्या है, इसमें से आप 2 कॉमन निकालो तो वही लाइन आ गई, मतलब ये दोनों एक ही लाइन तो है, दो बार लिखा है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, एक ही लाइन है मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन है, तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये है सब किसके केस में, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। लेकिन होमोजीनियस के केस में नो सॉल्यूशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि ये सारे की सारी इक्वेशन 0 0 से पास होगी ही होगी, क्योंकि इसमें कांस्टेंट होता ही नहीं। फॉर एग्जांपल x minus 2y equal to 0 and 5x plus 3y equal to 0, ये दो लाइन है, तो ये दोनों लाइन कैसी है वो चेक करने के लिए क्या इनका नो सॉल्यूशन मिल सकता है, कभी नहीं। या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब लाइंस जो है वो या तो एक दूसरे को ऐसे कट करेगी या फिर एक के ऊपर दूसरी लाइन हो जाएगी, पर कभी भी ऐसा केस नहीं आएगा। ऐसा केस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि होमोजीनियस जितनी भी लाइंस होती है, होमोजीनियस जितने भी कर्व होते हैं वो सारे के सारे ओरिजिन से पास होते हैं। मैं अभी यहाँ पे लाइन की बात कर रहा हूँ, लेकिन कर्व की बात आगे चल के आप 11th में पढ़ोगे कोनिक सेक्शन, तो बहुत सारे कर्व आएंगे। तो होमोजीनियस जितने भी कर्व होते हैं वो ओरिजिन से पास होते हैं। और आप खुद सोच के देखो कि दो लाइन जब ओरिजिन से पास हो रही है, दोनों लाइन तो वो पैरेलल कैसे हो सकती है। ये दो लाइन है पैरेलल है अभी, लेकिन मैं बोलता हूँ कि या तो ये इंटरसेक्टिंग हो सकती है या पैरेलल हो सकती है या फिर एक के ऊपर दूसरी। लेकिन ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है ऐसे, ये लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही है और दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल हो सकती है। जब दोनों को ओरिजिन से पास होना है तो एक है वो लाइन दूसरी के ऊपर ही आ जाएगी ना, या फिर दोनों ओरिजिन पे ऐसे कट करेगी। दो केस हो सकते हैं, तीसरा केस हो ही नहीं सकता। ऐसे तो हो नहीं सकती दोनों लाइन। क्यों ऐसे क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये पैरेलल है और दो पैरेलल लाइन कभी भी ओरिजिन से पास कैसे होगी। मान लो ये एक ओरिजिन से पास हो रही है, ये आपका ओरिजिन है, ऐसे यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, दूसरी इसके पैरेलल है,
पैरेलल हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारी होमोजेनियस लाइन ओरिजिन से पास होती है। अगर इसको ओरिजिन से पास होना है तो इसके ऊपर ही आएगी अगर पैरेलल है, या फिर ऐसे आ सकती है। तो या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो भी कौन सा 0 0, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। होमोजेनियस के केस में आपको कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो क्या आपको ये कांसेप्ट समझ में आया? होमोजेनियस क्या होता है, नॉन होमोजेनियस क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये सारे के सारे अपकंडे आपने 10th क्लास में देखे हैं नॉन होमोजेनियस लाइंस के अंदर। होमोजेनियस के अंदर या तो फिर यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वो भी कैसा? होमोजेनियस के केस में जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन वो होता है 0, 0, और उसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नॉन और या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बस दो ही केस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो होता है यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। और इधर ये जो होता है यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और जहां पे भी नो सॉल्यूशन आए इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये होता है आपका नो सॉल्यूशन वाला, ये वाला केस। और यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन ये मिलके बनते हैं कंसिस्टेंट। तो होमोजेनियस के केस में कभी भी इनकंसिस्टेंट होता ही नहीं, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये था आपका फंडामेंटल जो आप लोगों ने 9, 10, 8 में पढ़ा था, कुछ आपका रिवीजन हो गया। मंडे से हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम, जो आपका अपने 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, एनसीईआरटी का नहीं, अपना फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलिए आपका फंडामेंटल्स आज कंप्लीट हुआ। मंडे से हम लोग लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के लिए कंसिस्टेंट मतलब होता है धैर्य, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, मतलब 2 इक्वेशन हो या 3 इक्वेशन हो, कितनी भी इक्वेशन, उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकले, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन हो, मैनी सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं हो कि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकले। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो उसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। समझ गए धैर्य? ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट डन। Goodbye everyone.